इस वीडियो में हम पोवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। अब जो बाकी पोर्शन बचा है वो सारा हम इसमें ही कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो। इसका मतलब है कि दुनिया में हम गरीबी किस तरह से देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से में गरीबी ज़्यादा है, किस हिस्से में गरीबी कम है, जहाँ पे कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा थी अब कम है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि गरीबी है क्या, किस पैरामीटर को हम यहाँ पे मानेंगे। तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक इंसान $1.90 एक दिन में कमा पा रहा है तब तो वो गरीब नहीं है। अगर वो उससे कम कमाता है तो वो इंसान गरीब है। ठीक है, अब हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे एक बार देखते हैं कहाँ पे क्या पॉवर्टी का सीन है, कितनी गरीबी कहाँ पे है। तो सबसे पहली चीज़ है, पूरी दुनिया में एक जैसी पॉवर्टी नहीं है। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम है। दूसरी बात है कि अगर हम पिछले कुछ दशकों को देखें, डेकेड्स को देखें, तो हम ऐसा देखेंगे कि दुनिया में जो ग्लोबल लेवल की पॉवर्टी है, पूरी दुनिया में जो टोटल पॉवर्टी है, वो डेफिनेटली कम हुई है और बहुत ज़्यादा कम हुई है। पर उसमें जो कमी आई है वो कमी भी हर कंट्री में बराबर नहीं है। कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा कमी आई है, कुछ हिस्सों में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हम बात करें चाइना की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो इन हिस्सों में गरीबी बहुत ज़्यादा कम हुई है। बहुत ज़्यादा गरीबी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि इन हिस्सों में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने में आ रहा है, आर्थिक समृद्धि इन हिस्सों में बहुत ज़्यादा हुआ है। साथ में इन हिस्सों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास पे भी बहुत ज़्यादा निवेश किया गया है। यानी हेल्थ और एजुकेशन, जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, इसका मतलब है हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, जिससे इंसान एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए बोझ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस एरिया में पॉवर्टी कम हुआ है। दूसरा है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आते हैं, इन हिस्सों में जो पॉवर्टी है वो भी कम हुई है। इन सब हिस्सों में भी पॉवर्टी कम हुई है, पर वो उतनी कम नहीं हुई जितनी इन हिस्सों में देखने में आती है, उतना ज़्यादा रैपिड नहीं रहा। जबकि जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उस हिस्से में बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि पॉवर्टी बढ़ गई है। पहले 1981 में 41% थी, अब 46 हो गई इन 2001। और जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पे भी पॉवर्टी ऑलमोस्ट सेम ही रही है, कोई खास फर्क उसके अंदर नहीं आया है। ठीक है, तो अब है इंडिया में पॉवर्टी का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न हम बोलेंगे हिस्टोरिकल रीज़न है, ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ हम पे रूल करते थे। तो उस रूल करने के पीरियड में क्या कुछ उन लोगों ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई जिससे हमें कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहली चीज़ है, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से चलता था, यानी ब्रिटिश सरकार जिस तरह से काम करती थी, उस काम करने के तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ भी खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया, बहुत कम इम्प्रूवमेंट देखने में आया। आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा इंडिया का नहीं हुआ उस पीरियड में। दूसरा हिस्टोरिकल रीज़न के अंदर ही आ जाएगा कि उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से, जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश सरकार अपनाती थी, उस पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ से लोग इतना सामान बनाया करते थे, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़ा उद्योग था, जो बहुत ही अच्छा था उस टाइम अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये सब भी काफ़ी डिस्करेज हुआ। तो कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जो भी लोग इन सब सेक्टर्स में काम करते थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, और इस वजह से गरीबी और बढ़ गई। एक और रीज़न है जो बहुत ही डिफरेंट है, वो रीज़न है कि उस टाइम पे सडनली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ भी गया था। तो पहले तो ये फैक्टर्स ही बहुत बेकार थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा। अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ हो ही नहीं रहा, उस सिचुएशन में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो ये बर्डन का ही काम करेगा। तो इन सब रीज़न की वजह से जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, गरीबी बढ़ती गई। दूसरा रीज़न है कि
कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। पंजाब, हरियाणा, यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। यूपी में भी जो वेस्टर्न यूपी है उसको बहुत फ़ायदा हुआ, पर इससे हर किसी को फ़ायदा हुआ ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, ये इंडिया के हर हिस्से को बेनिफिट नहीं दे पाया, हर हिस्से के लिए बेनिफिशियल नहीं था। तो कुछ गिने चुने स्टेट्स ही हैं जहाँ पे इसकी वजह से एक्चुअली कुछ बेनिफिट हुआ, बाकी स्टेट्स में कोई ख़ास बेनिफिट देखने में नहीं आया। देन इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बर्बाद हो ही गया था हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से, और उसके बाद भी जो इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट किया गया वो सफिशेंट नहीं था। तो क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक हों चाहे वो प्राइवेट हों, वो जितने लोग हैं, जितना एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड है उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाए। तो जॉब सीकर्स ज़्यादा हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं वो ज़्यादा हैं, पर ये सेक्टर काम जनरेट नहीं कर पाया इतना ज़्यादा। तो ये सारे रीज़न हैं पॉवर्टी के। इसके अलावा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, तो ये एक रीज़न है कि आय में जो असमानता है बहुत ज़्यादा होना, ये भी एक कारण है। तो एक इनिशिएटिव लिया गया था, अगर ये इनिशिएटिव अच्छा जाता तो शायद ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती। एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें कोशिश की गई थी कि लैंड रिफॉर्म लाया जाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कि हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसा ना हो कि एक इंसान के पास बहुत सारी ज़मीन है, दूसरा इंसान लैंडलेस है, ये वाला सिचुएशन ना हो। इसके लिए कोशिश की गई थी कि लैंड को दोबारा से ठीक तरह से बांटा जाए। जिस इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है उसको सीज़ कर लिया जाए और वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन लोगों के बीच में जिनके पास नहीं है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था, पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसकी वजह से इसका इतना फ़ायदा हो नहीं पाया, और वो इनकम इनइक्वालिटी जो थी वो उतनी ही रह गई, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट उसके अंदर नहीं आया। ठीक है, हमने पहले ही सीखा है कि अगर आप किसी को लैंड दे दो तो गरीबी का प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो कोशिश यहाँ पे की गई थी, बट स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो इतना एनकरेज नहीं हुए, इसकी वजह से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, उस वजह से ये चीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देन सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इसमें है सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्टेशंस रखती है उसको पूरा करने के लिए, साथ में रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए, जो इतने सारे रिलीजियस सेरेमनीज़ होती है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके की होती है, तो उन सारे सेरेमनीज़ के लिए जो इंडिया में होती है, बहुत जो पुअर लोग ही क्यों ना हो वो भी लोग बहुत सारा पैसा इसके लिए खर्च करते हैं। अब वो पैसा कहाँ से आता है उनके पास, तो कई बार वो लोन ले लेते हैं इसके लिए। अब लोन तो ले लिया, अब जो पैसा आपने लोन लेके ऐसे काम पे खर्च कर दिया तो वो पैसा वापस तो नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, अगर हम पैसा लोन पे लें और उस पैसे का हम कुछ ऐसे काम में लगाएं जहाँ से कुछ प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ से कुछ इनकम जनरेट हो, तब तो फ़ायदा है। अगर आपने पैसा लेके ऐसे किसी काम में लगा दिया तो वो तो खर्च हो गया, अब वो पैसा वापस आ नहीं पाएगा, तो आप लोन को रीपे कैसे करोगे। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये प्रॉब्लम था। साथ में हाँ, साथ में जो लोग हमने देख ही लिया, जो गरीब लोग हैं, हमारे पास सेविंग तो होता नहीं है ज़्यादा, तो उनको बोरो करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है इवन फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ऐसी चीज़ों के लिए। और अगर किसी वजह से उनकी फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर वो इंडेटनेस में फंस जाएंगे, उधार चक्र में फंस जाएंगे और उसको रीपे नहीं कर पाते हैं। अब है सरकार क्या कर रही है इसके लिए, क्या सरकार ने किया। तो इन चीज़ों को लेके सरकार दो तरह से काम करती है। ठीक है, दो तरह से सरकार काम करती है। एक तरीका है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देती है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा करें, कंट्री का जीडीपी बढ़ाएं, पर कैपिटा इनकम बढ़ाएं। ऐसा करने से क्या होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, और हम क्या करें, इसकी वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो इंसान है, यानी हेल्थ और एजुकेशन, हम उसमें भी इन्वेस्ट करें, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो एक तो ये हो सकता है। ठीक है, इट एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। तो अगर कोई इंसान देखता है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो उसको पता है कि आगे जाके उसको काम उस लेवल का मिल पाएगा,
और अगर मिल पाएगा तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके इकोनॉमिक रिटर्न्स भी आएंगे, वापस वो पैसा आएगा भी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से कई लोग जो होंगे वो एनकरेज होंगे एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए सरकार ने। एक तो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दिया, दूसरा उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स चलाए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जो सीधा सीधा पॉवर्टी को टारगेट करे, क्योंकि इसका असर तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, झटके से इसका असर देखने में नहीं आ पाएगा। तो ऐसा कुछ करें जिसका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी देखने में आ पाए। तो ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम चलाए गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 100 दिन का काम अश्योर ने इसके अंदर नाम रजिस्टर करा रखा होगा, तो जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको 100 दिन का गारंटीड काम दिया जाएगा। स्टार्टिंग में इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाया गया। इसके अंदर जितनी टोटल जॉब्स होंगी उसका 1/3 औरतों को दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से किसी एप्लीकेंट को 15 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं दे पाए, ठीक है, अगर सरकार उसको काम नहीं दिला पाती है तो फिर उसको अलाउंस देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। अब इसके लिए फ़ंड्स कहाँ से आएंगे, ये सारा काम होगा कैसे? तो इसके लिए फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी देगा। और इस स्कीम के अंदर काम कैसा मिलता है, मैनुअल, ज़्यादातर शारीरिक श्रम वाला काम इसके अंदर दिया जाता है। दूसरा है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसको 2004 में लाया गया था। 150 बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाया गया कि हमारे कंट्री में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होंगे कई सारे जो इतने अच्छे सिचुएशन में नहीं हैं, उनमें से भी जो सबसे बैकवर्ड होंगे उसको इसके अंदर लाने की कोशिश की गई। अब इसमें किया क्या जाएगा, नाम से ही क्लियर है, काम के बदले खाना दिया जाएगा, वो तो हमको समझ आ गया। तो ये गांव के लोगों के लिए बेसिकली था। एक ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी काम कैसा मिलेगा, अनस्किल्ड मिलेगा, हाथ पैर वाला शारीरिक काम दिया जाएगा। और इसके लिए क्या होता है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और स्टेट्स को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेगी ताकि इन लोगों को दिया जा सके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, ये 1993 में लाया गया और इसका एम था कि लोगों को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें, स्वरोज़गार के अवसर हम क्रिएट करें। अब ये किसके लिए था, तो इसका मेन टारगेट था जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ा लिखा, ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा गांव के अंदर, तो उनको हेल्प करने के लिए था कि उनका खुद का काम शुरू करवाया जा सके, छोटे मोटे बिजनेस खुलवाए जा सके, इंडस्ट्रीज़ खुलवाई जा सकें, इसके लिए ये चीज़ थी। अब है नेक्स्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1995 में आया। इस प्रोग्राम का भी मोर और लेस सेम ही ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे भी था कि हम रूरल एरियाज़ और जो छोटे टाउन्स हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया। इसका था क्या मेन एम, इसका एम था कि हम पॉवर्टी लाइन से कई सारी फैमिलीज़ को, पुअर फैमिलीज़ को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आ सकें, गरीबी रेखा से ऊपर लेके आ सकें। अब कैसे लाएं, क्या करें इसके लिए, तो इसका एम था हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, स्वयं सहायता समूह को हम बनाएं, ठीक है। इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे किसी और उसमें, बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो स्वयं सहायता समूह हम बनाएं, ठीक है। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, बैंकों से क्रेडिट दिलवा सकते हैं, इन लोगों को उधार दिलवा सकते हैं, और साथ में सरकार कई चीज़ों पे इनको छूट दे सकती है। तो ऐसा कुछ कुछ भी किया जा सकता है। देन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 में लॉन्च किया गया। और यहाँ पे क्या होगा, जो केंद्र सरकार है वो असिस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगी, कुछ पैसे वैसे और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेगी करने में। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहता है प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन,
ऐसा कुछ प्रोवाइड करना, साफ़ पानी, गांव में इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बेसिक सर्विसेज स्टेट्स में प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको असिस्ट करती है, फिनेंशियली हेल्प करती है। इसके बाद आएगा अंत्योदय अन्न योजना। आई थिंक ये लास्ट ही है और इसके बारे में बुक में कुछ गिवन भी नहीं है, पर हल्का सा जान लो। तो इसमें है, ये 2000 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन काम क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया, तो हेल्प करने के लिए, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये था कैसे हेल्प करें, तो इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी पे फूड प्रोवाइड कर दें, ऐसे करके इनको हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सिंपली ये आता है कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार किस तरह से, ठीक है, प्रयास कर सकती है, या आप सजेशन दो क्या कुछ किया जाना चाहिए, सरकार ने क्या कुछ किया है अब तक, कितना सक्सेसफुल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो हम बोलेंगे सरकार का दृष्टिकोण दो तरह से रहा है, एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे और दूसरा है प्रोग्राम्स को लॉन्च करके। तो थोड़ा थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देंगे हम दोनों तो बहुत ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो नरेगा वाला है वो सेपरेट क्वेश्चन भी आता, उस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे ना तो ठीक रहेगा। ईयर और कौन इसको असिस्ट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा बहुत भी अगर हम करें ठीक तरह से तो काफ़ी हो जाता है। अब ये लास्ट जो हमें करना है इसके अंदर वो है चैलेंजेस अहेड, कि ठीक है इंडिया में गरीबी है पर और क्या हम देख सकते हैं, कितने डेप्थ में है, आगे हमको क्या लगता है, क्या ये कम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब कुछ इसके अंदर है कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हमको नज़र आते हैं। तो पहला चैलेंज है, गरीबी है, बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, पर हमने पहली बात बोली थी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल की है, सब जगह सेम नहीं है। पहली तो ये है। दूसरा है गांव और शहरों में सेम नहीं है, गांव में थोड़ी ज़्यादा है, शहरों में कंपैरेटिवली कम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है, जो हमने देखा था शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब देखा था, तो इसमें से कुछ ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू पॉवर्टी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा था, इसको ध्यान रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा था। बाकी चारों ग्रुप्स के नाम ध्यान रखने हैं, पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है पॉवर्टी की डेफिनेशन को लेके, कि जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है उसमें हम जो पॉवर्टी रेखा, गरीबी रेखा की जो हम बात करते हैं, तो उसमें जो हमने लेवल रखा है वो हम क्या करते हैं, मिनिमम लेवल रखते हैं कि कम से कम कोई इंसान के पास इतना हो, ऐसे रखते हैं। ठीक है, पर वो रीज़नेबल नहीं लगता है, वो सफिशिएंट नहीं लगता है। जैसे इंडिया में जो गरीबी रेखा है वो देखना इनकम में कितनी है, वो अमाउंट इतना कम है, अगर 1000 के आसपास भी हो तो 1000 के आसपास भी अगर वो अमाउंट है तो बहुत, हम कहते हैं कि कम से कम इतने में कोई इंसान अपना बेसिक नीड पूरा कर देगा, तो मिनिमम लेवल के हिसाब से हम बात करते हैं। पर क्या वो रीज़नेबल है, क्या उतने में एक्चुअली कोई इंसान जी पाएगा, तो ये मुश्किल है कहना। ठीक है, इसका चेक करना कि गरीबी रेखा कितनी इंडिया में है, तो जितनी है वो इतनी कम है कि वो नहीं लगता है ठीक कि उतने में कोई इंसान एक्चुअली सरवाइव कर सकता है विद डिग्निटी, मुश्किल है। ठीक है, तो ये था। और एक और चीज़ है, जो कुछ और चैलेंजेस हैं वो है सबको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, सारा प्रॉब्लम है। इसके अलावा सबको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साथ में जेंडर इक्वालिटी, ये तो पता नहीं कब जाके अचीव होगा, अब तक भी नहीं हुआ है तो ठीक है, पर होपफुल रहते हैं आगे जाके, क्या मालूम कुछ हो जाए अच्छी चीज़ें। देन डिग्निटी ऑफ द पुअर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी है। ठीक है ना, तो डिग्निटी ऑफ पुअर वो मेंटेन रहे, कोई किसी को इसलिए इंसल्ट ना कर सके कि वो इंसान पुअर है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स इट। तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एक बार खुद से भी देख लेना क्वेश्चंस इस पे से क्या कुछ है, आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकेंगे एक्चुअली मैं भी दे दूँगी, तो उसको एक बार ट्राई करके देखना।